आज से हम लोग दिसंबर मंथ के मैगजीन को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे। चलो, पहला है बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसमें क्या दिखाया गया है कि आप मेंस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि राइट्स और ड्यूटी के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, क्या क्या इश्यूज़ है, ये सब चीज़ आप हो सकता है अच्छे से पढ़ोगे तो शायद ये टॉपिक से समझ में आ जाए। चलो, ये लेक्चर हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो हम लोग अभी प्रीलिम्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी इससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। चलो, बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट अभी 6 हैं, ओरिजिनली 7 थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे पास 6 ही फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे पहले जो था, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, तो पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, बट अभी 11th है, जो कि 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटीज़ 86th अमेंडमेंट इन 2002 के थ्रू ऐड करा गया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट आया था स्टार्टिंग में ही 42nd अमेंडमेंट के दौरान, वो आया था स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। ये चीज़ आपने पता होना चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं। आर्टिकल 51A। एक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है राइट्स और ड्यूटी के बीच में बैलेंस बनाने का। तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इससे इंस्पायर्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसमें ऑप्शन था राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़, मतलब कि ये कोरिलेटिव है ड्यूटीज़ के साथ, ये सही है। चलो, अगर मान लो कि ये वाले में थोड़ा सा इश्यूज़ रहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि अगर मान लो इसमें थोड़ा सा डाउट्स रहते हैं, तो आगे के भी हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़। ये बोल रहा है कि सोसाइटी से इंडिपेंडेंट रहेगा राइट। क्या ऐसा है? नहीं, सोसाइटी के इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं हो सकते हैं इंडिया में, एज ऑफ नाउ नहीं है। राइट्स नॉट ड्यूटीज़ बोल रहा है, राइट्स ड्यूटीज़ नहीं, राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजनशिप। कहीं ऐसा है क्या कि राइट्स ज़रूरी है और ड्यूटी ज़रूरी नहीं होता है अगर आप पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन को एडवांस करना चाहते हो तो? कहीं ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ड्यूटीज़ नॉट राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। इसमें बोल रहे हैं कि ड्यूटीज़ जो है आपका इम्पॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट के लिए, और राइट्स नहीं। क्या ऐसा है? क्या राइट्स, अगर राइट्स हमें मिला हुआ है तो क्या वो स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट को नहीं दर्शाता है? हाँ, वो भी स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट को कहीं ना कहीं दिखाता है, क्योंकि हम लोग जो है अलग अलग राइट्स स्टेट से डिमांड करते हैं, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट कहीं ना कहीं रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बचेगा आपका एक ऑप्शन कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज़। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग प्रीलिम्स में, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से हो, कभी कभी कुछ ऑप्शंस होंगे जो आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो आप लोग उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हो, हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हो, जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में प्रोवाइड करा जाता है क्वेश्चन के लिए। GS1 में प्रोवाइड करा जाता है। GS1 के बारे में बात किया जा रहा है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 GS1 प्रीलिम्स वाला, ठीक है? तो इसमें आप लोग देख सकते हो। चलो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम लोग इंस्पायर्ड होकर जो स्टैटिक वाला टॉपिक है वो देख लेते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, एड हॉक पार्लियामेंट्री कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होगा? जो कि परमानेंट होंगे, इनका नेचर परमानेंट होगा। वही एड हॉक क्या होगा? टेम्प्रेरी होगा, और जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाएगा, टास्क ख़त्म हो जाएगा, वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे याद रखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है, आपके कंट्री में हो रही होती है वो सब चीज़, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ मेंशन नहीं है।
ठीक है। जैसे कि एक चीज़ बस हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, आपने NHRC का नाम सुना होगा, NHRC का नाम सुना होगा। एज ऑफ नाउ, अभी तक के हिसाब से NHRC ऑल्दो एग्जिस्ट करती है बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है। तो अगर पूछेगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन कहीं से भी रहेगा तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है। इसी तरह से अलग अलग टाइप की बॉडी होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बस यहाँ पे मैं बता दे रहा थोड़ा सा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दो टाइप, अलग अलग टाइप बॉडी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या हो गई, वो बॉडीज़ जो कि मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जैसे NCBC अब मेंशन्ड है, NCSC, ठीक है, NCST, ये सब आपका, इसका फुल फॉर्म देख लेना, ये सब आपको मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे NHRC, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। इसी तरह से आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होगे, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। तो याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी आपका होता है कोई भी बॉडी जो कोई एक्ट से बना है, कोई एक्ट के तहत बना है, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब उसको बनाने के लिए कोई एक्ट वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ा, लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट वगैरह पास नहीं करा, बट बॉडी बना दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी का आपका एग्जांपल क्या होगा, जैसे NHRC कोई पार्टिकुलर एक्ट के तहत बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुआ होगा, उसके बाद उसका गठन हुआ होगा, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसी तरह नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, वैसा बॉडी जिसको बनाने के लिए एक्ट का ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका नीति आयोग जब बना था, तो ये जो है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना था, इसके लिए पार्लियामेंट में एक्ट वगैरह पास नहीं करवाना पड़ा था। समझ में आया? स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलो ठीक है। हाँ, अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में मेंशन नहीं करा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात नहीं करी है कहीं पे भी, या मेंशन नहीं करा है इनने। चलो कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कुछ कमेटीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत अलग अलग तरह का कमेटी होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं फाइनेंशियल कमेटीज़ के बारे में। देखो, पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्या? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपने पता होना चाहिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि ये आपका एग्जामिन करता है कैग का रिपोर्ट को। कौन कौन सा कैग का रिपोर्ट को? तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को, फाइनेंस अकाउंट को, पब्लिक अंडरटेकिंग को। पूरा अच्छे से वर्ड बाय वर्ड देखना होगा कि पूरा ये जो आपका रिपोर्ट है वर्ड बाय वर्ड क्या लिखा हुआ है वो देख लेना, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जो रिपोर्ट्स है, ये तीनों जो रिपोर्ट्स है, कैग का रिपोर्ट है, इसको एग्जामिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। उसके बाद इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स हैं, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। और इनका जो मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। हर एक मेंबर का टर्म 1 साल के लिए वैलिड होता है, ये आपने पता होना चाहिए। चलो, चेयरमैन जो होता है ये अपोजिशन से होते हैं, और ये कन्वेंशन है, मतलब कन्वेंशन है, ऐसा रूल नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो आपका अपोजिशन से होगा, बट कन्वेंशन है, कन्वेंशन को फॉलो करने का कोशिश करा जाता है। और ये जो चेयरमैन है ये अपॉइंट करा जाएगा स्पीकर के द्वारा। PAC के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा? तो स्पीकर करेगा। ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये 1921 से ही है, और ये बना था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टाइम पे ही बना था। ये 2021 वाला जो 1921 वाला जो PAC था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रेफरेंस से बना था। उसके बाद एस्टिमेट्स कमेटी देख लो। ये एस्टिमेट्स कमेटी आपका क्या होता है, ये आपका बजट को एग्जामिन करता है और सजेस्ट इकोनॉमीज इन एक्सपेंडिचर। ये एस्टिमेट्स कमेटी का काम है। इसमें 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। इनका भी मेथड ऑफ इलेक्शन होता है क्या मेंबर्स का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, टर्म 1 साल। यहाँ पे देखो, ये जो मेंबर्स होते हैं रूलिंग पार्टी से होते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं स्पीकर का। तो ये भी बताओ कहीं पे लिखा हुआ होगा क्या कि रूलिंग पार्टी से ही होने चाहिए मेंबर? वो देख लेना, बट ये भी रूलिंग पार्टी से होते हैं आपके 30 मेंबर्स। चलो, ये कब से है? तो
1950 से। इसको कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी भी बोलते हैं, कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाओ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर। ये एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट्स ऑफ कैग एंड अदर्स ऑन पीएसयू। याद रखना है कैग का रिपोर्ट ऊपर क्या चीज़ पे एग्जामिन कर रहा था, पीएससी। ये जो 3 रिपोर्ट है इसके बेसिस पे, लेकिन जो है कमेटी ऑन पीएसयू भी कैग का एक रिपोर्ट को एग्जामिन करता है। कैग के रिपोर्ट और अदर के जो दूसरे जो होते हैं उसका भी रिपोर्ट्स एग्जामिन करता है विथ रिस्पेक्ट टू पीएसयूज। तो इसमें भी 22 मेंबर हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से। इसका भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होता है और टर्म 1 साल है। इनका चेयरमैन होता है फ्रॉम लोकसभा और अपॉइंट होते हैं स्पीकर के द्वारा, ठीक है। उसके सिंस 1964 ये कमेटी है। देखो बहुत सारा पार्लियामेंट्री कमेटी है, बहुत सारा कमिटीज़ है इसके अलावा भी, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। अलग अलग लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग भी कहीं कहीं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है। जैसे लोकसभा के लिए कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी होगी, राज्यसभा के लिए अलग अलग भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कहीं कहीं है, ठीक है। तो आप वो सब अच्छे से देख लेना, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने ऊपर एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग, ये सब पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर कमेटी के बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हो, क्या जो हमने बताया उसको देख लो। एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में यहाँ पे देख लो कि ये बजट एग्जामिन द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये सब है, 25 मेंबर्स है, ये सब जो डिटेल्स है ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। देखो पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा से होते हैं, ये सब चीज़ आपको देखना है। अच्छा ये देखो एस्टिमेट्स कमेटी में द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर्स एंड ही इज़ इनवेरिएबली फ्रॉम रूलिंग पार्टी। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। चलो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैग और पीएससी का, कैग और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पीएससी यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसके बीच का रिलेशन। पहले तो आपने पता होना चाहिए कि आर्टिकल 148 ये प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ कैग। ये कैग जो है आपका, ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। कैग जो है 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। याद रखना ये पार्लियामेंट को नहीं, कैग प्रेसिडेंट को सबमिट कर रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में ले करेगा, ठीक है। मतलब क्या, पहले कैग जो है अपना 3 जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट ले करेगा ये रिपोर्ट कहाँ पे, बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। 3 रिपोर्ट कौन कौन सा है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। चलो द प्रेसिडेंट लेज दीज रिपोर्ट्स बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आफ्टर दिस द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग्स टू पार्लियामेंट। देखो ये सब चीज़ आपने पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में फिर से जब ये ले ऑफ कर दिया, मतलब ले कर दिया ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर से पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करेगा इन रिपोर्ट्स को और उसके बाद रिपोर्ट करेगा रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग्स टू द पार्लियामेंट। चलो ये सब पता चल गया आपको। उसके बाद देखो एक चीज़, चलो यहाँ पे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल आया है। आप देखो ये हम दिसंबर मंथ का कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले देख लेना कि ये बिल पास हुआ है कि नहीं पास हुआ है। चाहे पास हो चाहे ना पास हो, अगर पास हो जाता है ये बिल, तो आपका जो चेंजेस जो होंगे उस बिल में वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पास नहीं होता है ये बिल एग्ज़ाम से पहले तक, समझो एक एग्ज़ाम जैसे आपका 5 जून को है, एग्ज़ाम्पल 5 जून को अगर मान लो एग्ज़ाम है, आगे एक्सटेंड होगा तो पता नहीं, ठीक है। चलो तो अगर 5 जून को एग्ज़ाम है, ठीक है, तो 5 जून से पहले देखना या 4 जून तक कम से कम देख लेना कि ये बिल पास हुआ है कि नहीं पास हुआ। अगर पास हो गया है, 4 जून तक तो नहीं देखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम इतना एक दिन पहले तो क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल है, बट तब भी अगर मानो 2-4 दिन पहले अगर पास हो गया तो कोशिश करना देख लेने का। अगर पास हो गया ये बिल तो उसके नए प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अगर नहीं पास हुआ है, ये हुआ होगा तब तक बिल, तो इसके पुराने प्रोविजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल ऑटोमेटिकली, ये जो इलेक्शन वाला जो इशूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने पता होना चाहिए, थोड़ा सा रुकना, ठीक है। चलो उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत देखो ये वाला जो प्रोविज़न है 1950 में कौन सा आता है और आरपीए एक्ट 1951 में कौन सा आता है। आरपीए 1950 में कौन आता है, 1951 में कौन आता है, ये प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन कर दिया जाए ऐसे कि आरपीए
मान लो 1950 या 1951 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अंदर जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न करेक्ट है लेकिन वो 1950 का अगर पूछा जा रहा है तो 1951 का प्रोविज़न दे दिया गया, 1951 का पूछा गया तो 1950 का प्रोविज़न दे दिया गया अंदर, आपको लगेगा कि वो सही है लेकिन हो सकता है क्या कि ऑल्दो वो स्टेटमेंट सही है बट वो उस आरपीए में नहीं आता हो, ठीक है, समझ में, ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ स्टेटमेंट, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है जो स्टेटमेंट है जैसे 1950 का है तो उसी से क्वेश्चन है, मतलब उसका प्रोविज़न ही इसमें ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आरपीए 1950 में क्या है, आरपीए 1951 में क्या है। देखो आरपीए 1950 में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एंड delimitation of constituencies for election to the House of People and the legislature of the states, एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात किया गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर के क्वालिफिकेशन की बात किया गया एट सच इलेक्शंस। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एक्सेट्रा। सिर्फ इतना ही नहीं प्रोविजंस है, आपको प्रोविजंस अच्छे से पढ़ने होंगे कहीं और से भी। चलो उसके बाद 51 में 1951 के आरपी 1951 का देख लो। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू द अदर हाउस to the house or houses of the legislatures of each state, qualification and disqualification of memberships of both the houses। यहाँ देखो 1950 में क्या था, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, 1951 में क्या है, मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है। ये चीज़ याद होना चाहिए, कहीं अगर रिवर्स कर दिया गया इसका इसमें तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। उसके करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस एट और इन कनेक्शन विथ सच इलेक्शंस, ये सब देख लेना। चलो ये वही हो गया कि पुराना प्रोविजंस, ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, चेंजेस ब्रॉड जो हमने थोड़ा पहले बताया कि कब क्या चीज़ आपको देखना है। और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप बोल सकते हो कि ये बिल ये चेंजेस लाने का बात कर रहा है। खैर चलो उसके बाद क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं द पार्लियामेंट्री कमेटी। अच्छा सुनो, जो हम क्वेश्चंस लिखते हैं हो सकता है वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर हो ठीक है तो वो एक बार चेक कर लेना। चलो द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, क्वेश्चन किसके ऊपर है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स के बारे में। पहला है कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। बोल रहे हैं कि नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ऊपर देखे थे कितना मेंबर्स थे, ठीक है, तो वो देख लेना, तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर अगर देखे होगे तो उससे आप ये कर सकते हो कि स्टेटमेंट गलत है। स्क्रूटनाइजेज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स, सही है, यही तो स्क्रूटनाइज करता है अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट को। उसके बाद एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, ये करते हैं ना कैग रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो वही है, तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है वो राइट वाला क्वेश्चन, राइट टू वोट। पहला टॉपिक हमने राइट रिलेशनशिप पढ़ा था ना, थोड़ा सा वो कुछ था, पहला टॉपिक राइट्स और ड्यूटी से रिलेटेड कुछ था। देखो बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी, तो राइट्स वाला से इंस्पायर्ड होकर हमने एक क्वेश्चन रखा है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ ये एक तरह का लीगल राइट है। चलो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, वैसे तो ये सब न्यूज़ आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तब भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। 75 ईयर्स ऑफ द हिस्टोरिक फर्स्ट सीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है पहली बार फर्स्ट टाइम मीट कब हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, कब, 9 दिसंबर 1946। 75 साल हुआ है, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो चैप्टर है, लक्ष्मीकांत सर के बुक में भी आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जहाँ पे भी चैप्टर में जो भी चैप्टर में मिलेगा वो चीज़ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो 75 साल हो गया है, ठीक है। चलो 75वां साल चल रहा है या 75 साल हो गया, एक बार देख लेना, ठीक है, जो भी है। चलो कैबिनेट मिशन प्लान आपको पता होना चाहिए 1946 में, और कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था उसके मेंबर्स कौन कौन थे, तो देखो पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन के कौन कौन मेंबर थे। उसके बाद ये सब पता हो गया। उसके बाद देखो कंपोजिशन कैसे हुआ था, क्या क्या कंपोजिशन था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, तो मेंबर्स वेयर चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ, किनके द्वारा इलेक्ट हुए थे ये इनडायरेक्टली, बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज,
ठीक है। उसके बाद ये सीट्स वगैरह दिया हुआ है, देखना होगा तो देख लेना एक बार अच्छे से, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कितने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को सीट मिले हुए थे, कितने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को मिले हुए थे, ये सब पता होना चाहिए, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ये सब अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे 3 जून माउंटबेटन प्लान के बारे में बताया गया, तो आपको कैबिनेट मिशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान में, तो आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन बहुत स्टैटिक है, बट ये हो सकता है कि इंस्पायर्ड हो करंट अफेयर्स से, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको ये बताया जाए कि कुछ आप देखते हो कि पहले जो हमने बताया है बहुत कुछ आपको मैगजीन में नहीं मिलेगा, बट उससे जो इंस्पायर्ड करंट अफेयर्स है वो आप तक पहुँचे थोड़ा बहुत। चलो, उसके बाद फर्स्ट सीटिंग ऑफ असेंबली वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में कितना साल कितना महीना लगा था, कितना दिन लगा था, 2 साल 11 महीना 17 दिन, ठीक है। चलो, स्पेशल असिस्टेंस मेजर एक्सटेंडेड टू आंध्र प्रदेश इन लियो ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये स्पेशल, इससे इंस्पायर्ड क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होता है, किनको मिलता है, ये सब चीज़ आपने पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिटेल्स पढ़ लेना कि क्या हुआ था। चलो हम बता देते हैं आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा। देखो, ये इंट्रोड्यूस्ड हुए थे 1969 में, ठीक है। और ये कंडीशन क्या क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आने के लिए, देखो, जोग्राफिकल एंड सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस लाइक हिली टेरेंस, उसके स्ट्रेटजिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गए, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो गया, नॉन वायबल स्टेट फाइनेंस, ये सब चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो, उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आपका स्टेट आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये 90% बियर करती है ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड एक्सटर्नल एड, while rest 10% is given as loan to state at 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़, अनस्पेंड मनी डज नॉट लैप्स एंड इज कैरीड फॉरवर्ड, ये आपको ये जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है परचेज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ OCI, चलो ये है ना। चलो, ये देखो, ये OCI ने जो RBI ने क्लैरिफाई करा है कि जो OCI जो होते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनको दे डू नॉट रिक्वायर अप्रूवल फॉर परचेज और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, ये पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा देख लेना कि ये जो परचेज होते हैं, परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन इंडिया बाय OCI, ये किसके द्वारा होता है, गवर्न बाय FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कहाँ रेस्ट्रिक्शंस है, कहाँ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उनको प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए। चलो, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या है। देखो, डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या होता है, देखो डिलिमिटेशन क्या होता है तुम्हारा कि मान लो कि कोई बाउंड्री फिक्स करना है, कोई एक नया स्टेट है या कोई भी एक स्टेट है, तो उसका बाउंड्री होगा, टेरिटोरियल बाउंड्रीज होगा कि कंस्टिट्यूएंसीज के लिए, कि मान लो कोई भी एक स्टेट है, उसको अगर उसमें मान लो 5 कंस्टिट्यूएंसीज डालना है, तो इस स्टेट को 5 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना होगा, तो ये कंस्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कौन करेगा, तो डिलिमिटेशन कमीशन करेगी उनके बाउंड्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन ए कंट्री और ए स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। ये सब है, ये बेसिकली हाई पावर बॉडी होता है, नोन एज, ये चीज़ देखो ये थोड़ा बहुत है। उसके बाद हाँ, आर्टिकल 82 के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 82 के अंतर्गत पार्लियामेंट इनेक्ट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पहला बन सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन को या डिलिमिटेशन एक्ट को कौन इनेक्ट करता है, तो पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट फ्रॉम आफ्टर एवरी सेंसस एस्टेब्लिशिंग अ डिलिमिटेशन कमीशन। अगर पूछ देगा डिलिमिटेशन कमीशन को कौन इनेक्ट करता है तो आपने पता होना चाहिए। उसके बाद देखो दोनों चीज़ में अंतर है, यहाँ पे देखो हमने क्या पूछा था, डिलिमिटेशन एक्ट जो है
इनेक्ट कौन करता है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट है। लेकिन अगर अपॉइंटेड कौन बोल दिया जाएगा तब देखो थोड़ा दिन पता चल जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा आंसर। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी, ठीक है। डिलिमिटेशन ये जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन है, ये अभी तक 4 बार कंस्टिट्यूट हुआ है, 1952, 1963, 73, 2002, ठीक है। चलो, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड इट्स, देखो यहाँ पे क्या था, हर एक सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन एक्ट बनेगा हर एक सेंसस के बाद, वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। और वही अगर पूछ देगा डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है इसको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसका जो ऑर्डर होता है ना डिलिमिटेशन कमीशन का, वो फोर्स ऑफ लॉ के ऐसा होता है। मतलब क्या, कि जो उसने बोला है वो एक तरह से लॉ की तरह ट्रीट होगा। समझ में आया? चलो फिर ये आपको लॉ की तरह ट्रीट होगा और उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जाता है। कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट, ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट। उसके बाद कंपोजिशन है, 3 मेंबर्स है, ए सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज चेयरपर्सन। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब है आपको। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये पता होना चाहिए। उसके बाद गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में दिया हुआ है, ये सिंपल इंडेक्स है, आप देख लेना। बायएनुअल एक्सरसाइज होता है, ठीक है, किसके द्वारा, बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ये सब पता होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। इसका अगर गुड गवर्नेंस इंडेक्स का भी अंदर का चीज़ भी पढ़ना हो तो देख लेना एक बार, ठीक है। की हाइलाइट्स ऑफ द इंडेक्स भी देख लेना। चलो, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस, चलो ये पता होना चाहिए आपको। इसका थीम क्या था, न्यू अर्बन इंडिया। और 2 होते हैं मेयर और चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, जो होते हैं वो पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ऑफ म्यूनिसिपल बॉडी, ठीक है। देखो अभी जो है प्रेजेंटली जो होते हैं मेयर्स आर इलेक्टेड बाय सिटी काउंसलर्स हु देमसेल्व्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अर्बन वोटर्स। आप एक बार देख लेना 73, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होता है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। पार्टिकुलरली अगर ये वाला चीज़ में देखोगे तो आपको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर 74th पढ़ ही रहे हो तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से। चलो, टेन्योर वगैरह कुछ कुछ दिया हुआ है, एक बार देख लेना। चलो, उसके बाद आपका क्या है, ये है मध्य प्रदेश MP अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन भोपाल एंड इंदौर। यहाँ पे आपका जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है उसके बारे में डिटेल्स थोड़ा बहुत देखना होगा तो यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपका मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, पूछ सकते हैं वहाँ पे डायरेक्ट कि क्या डिफरेंसेस होते हैं कमिश्नरेट सिस्टम और ये वाले सिस्टम में, ठीक है। वो जो सिंपल या तो डिफरेंस पूछ सकते हैं ये वाला, या तो सिंपल पूछ सकते हैं कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है, उसके प्रोविजंस को इनैमोरेट करो। चलो, डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है, देखो डिफ़ॉल्ट बेल एक तरह, देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल तुम्हारा क्या होता है कि अगर मान लो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने में स्पेसिफाइड टाइम में अगर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर पा रहा है तो उस केस में बेल मिलेगा, ठीक है। वो एक तरह का राइट होता है, एक तरह का वो बेल एक तरह का राइट होता है, वो आपका स्टैट्यूटरी बेल या डिफ़ॉल्ट बेल होता है। एक बार देख लो, देखो NIA जो है तुम्हारा अप्रोच करा है सुप्रीम कोर्ट को अगेंस्ट ए बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग बेल टू एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, ये ठीक है। देखो यहाँ पे तुमको डिटेल में दिया हुआ डिफ़ॉल्ट और स्टैट्यूटरी बेल क्या होता है। एक राइट होता है रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ क्राइम, कोई भी क्राइम हो, टू बेल दैट accrues when police fail to complete investigation within a specified period in respect of a person in judicial custody। देखो it is enshrined in code of criminal procedure, थोड़ा बहुत हमने बता दिया है पहले ही, तो यहाँ से डिटेल वगैरह देख लेना कि फॉर मोस्ट ऑफेंसेस पुलिस हैव 60 days टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा ये सब नहीं बताया था ना, ये अगर देखना हो तो देख लेना टाइम लिमिट वगैरह सब। और किसी किसी ऑफेंसेस में 90 दिन या 180 दिन का भी टाइम लिमिट होता है। चलो, इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली बहुत सारा टॉपिक्स है जो मेंस ओरिएंटेड है, जैसे BRI अल्टरनेटिव्स, ये आपका बहुत ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए, जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लाया गया है, ये किसके द्वारा लाया गया है,
ठीक है। और ग्लोबल गेटवे किसके द्वारा लाया गया है? ग्लोबल गेटवे EU का है, और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड G7 के द्वारा है। यहाँ पे अंदर थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह है तो देख लेना। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा के बारे में थोड़ा बहुत अगर पता करना चाहो तो कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। चलो G20 के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि जो है इंडिया जो है अब 2022 दिसंबर 2022 से, ठीक है, 2023 का ये लेगा, प्रेसिडेंसी लेगा, ठीक है, याद रखना। तो देखो 2022, 2023, 2024 ये देखो जैसे G20 का जैसे जिस साल के लिए प्रेसिडेंसी कोई आदमी रहेगा, सॉरी कोई कंट्री रहेगा, उससे पहले वाला प्रेसिडेंसी, और ये प्रेजेंट हैगा तो इसके बाद वाला प्रेसिडेंसी, ये तीनों मिल के जो तीनों प्रेसिडेंसी जो कंट्री है होल्ड कर रहा है, ये तीनों मिल के ही G20 का ट्रॉयका बनाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पहले वाला, फिर बाद वाला जो आने वाला है, ठीक है। इंडिया ज्वाइन द G20 ट्रॉयका एंड इज सेट टू टेक ओवर इट्स प्रेसिडेंसी इन 2022 में लेंगे ये प्रेसिडेंसी को। कब? तो दिसंबर 2022, ठीक है। ओके, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड, ये चेक करना तो 22-23 ये वाला चीज़, अभी रुक जाओ, ये चीज़ जो भी हम बोले हैं इसको होल्ड करना कि 23 जो बोले हैं ना, ये 23 को होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हमको, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लेना इसका रिजल्टेंट कि कब प्रेसिडेंसी कितने से कितने तारीख तक ले मिलेगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। चलो, इंडिया ज्वाइन द G20 ट्रॉयका एंड इज सेट टू, ये आपका देख लेना है। ट्रॉयका क्या होता है आपका, जो हमने बताया वो है कि टॉप ग्रुपिंग विद इन द G20 दैट कंसिस्ट ऑफ द करेंट, प्रीवियस एंड द इनकमिंग प्रेसिडेंसी। यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, उसके इटली और इंडिया यहाँ पे ट्रॉयका का मेंबर है। उसके बाद इंडिया विल एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी ऑन, हाँ ये सही तो बताए थे हम शायद, कि G20 का प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 को लेगा फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल कन्वेन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2023। मतलब कि देखो क्या होता है ना, वो प्रेसिडेंसी जो रहता है दिसंबर 2022 से आपका नवंबर 2023 तक रहेगा शायद, ठीक है। फिर क्योंकि फिर दिसंबर में आपका ये आ जाएगा दूसरा, आपका जो इटली शायद प्रेसाइड कर लेगा। चलो, स्टार्टेड इन 1999 एज अ मीटिंग, ये G20 के बारे में कि 1999 में स्टार्ट हुआ था एज अ मीटिंग फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ठीक है। उसके बाद G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटारिएट नहीं है, इनका परमानेंट सेक्रेटारिएट नहीं है। यहाँ पे देखो इस मैप में बहुत अच्छे से बताया गया है G20 मेंबर्स के कौन कौन मेंबर्स है। देखो G7 के 7 मेंबर्स ले लो, G8 के भी मेंबर ले लो। एक G8 मतलब क्या हो गया, G8 होता है आपको G7 प्लस रशिया, G7 प्लस रशिया G8 है आपका। तो G8 नेशन अगर याद है ना, तो इधर का 12 नेशन याद कर लो तो टोटल G20 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, कौन कौन हो गया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन एज ए होल है कंट्री, हमने शायद थोड़ा देर पहले बताया था तो मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है। टोटल मेंबर्स में जो 20 है उसमें यूरोपियन यूनियन भी है। तो यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ठीक है। टोटल मेंबर्स 20 है, 19 कंट्री हो गया और एक यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है। चलो, उसके बाद कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, इसमें फार्म सब्सिडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जो WTO का मैकेनिज्म देख लो, इससे इंस्पायर्ड होकर कुछ चीज़ की। ग्रीन बॉक्स क्या होता है, देखो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक तरह का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कुछ है, एक बार डिटेल में देख लेना है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डिटेल में पक्का से देख लेना ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद। और WTO का प्रोविज़न, WTO सब्सिडीज़, ये देख लेना एक बार, थोड़ा सा तब भी हम बताए थे। इसका ग्रीन 3 तरह का बॉक्स होता है फार्म सब्सिडीज जो WTO मैकेनिज्म के अंदर रहता है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और होता है अम्बर बॉक्स। देखो ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ये डिस्टॉर्ट नहीं करता है ट्रेड को, दे डोंट डिस्टॉर्ट ट्रेड एंड आर अलाउड, ये अलाउड होते हैं विदाउट लिमिट। जैसे रिसर्च हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये सब एग्रीकल्चर में अगर आप करोगे तो ये आपका
ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता है। उसके बाद ब्लू बॉक्स देख लो, ये आपका प्रोडक्शन को लिमिट करता है एंड आर अलाउड विदाउट लिमिट। एग्जाम्पल फार्मर्स आर पेड टू, देखो अगर कोई कभी कभी क्या होता है, कोई लैंड को फैलो छोड़ने के लिए, मतलब छोड़ देने के लिए कुछ दिन तक उसमें बुनाई, ये क्या बोलते हैं उसको, जुताई वगैरह नहीं करने के लिए आपको जो है गवर्नमेंट पैसा भी देती है। तो ये चीज़ ऐसा क्यों किया जाता है, सो दैट आपका उस सॉइल का फर्टिलिटी को रिगेन कर सके। तो ऐसा वाला चीज़ आपका ब्लू बॉक्स में आएगा, फार्मर्स आर पेड टू लीव लैंड फैलो फॉर सॉइल टू रिगेन फर्टिलिटी। उसके बाद अम्बेर बॉक्स देख लो, ये डिस्टॉर्ट करते हैं ट्रेड को, दे डिस्टॉर्ट ट्रेड एंड आर लिमिटेड टू 5% इन डेवलप्ड एंड 10% इन डेवलपिंग कंट्री। एग्जाम्पल सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, सीड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो WTO वाला जो पहला जो टॉपिक था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये सब थोड़ा बहुत हमने एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर जब ये सब पढ़ोगे आप डी मिनिमस सब के बारे में, तो अच्छा लगेगा आप लोग को। एक बार कोई यूट्यूब सब पे वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब देख लेना कि क्या होता है ये सब, ठीक है। डेवलप कंट्री ये सब थोड़ा बहुत हम बता दिए हैं, अब अच्छे से पढ़ोगे तो शायद थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि बता दिए हैं। कुछ इश्यूज़ हो गया था शुगर केन वगैरह को लेकर के, वो देख लेना। चलो उसके बाद UNGA और ISA के बारे में दिया हुआ है कि UNGA जो है ना, ये ISA को ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया है, तो वही है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ देगा कि ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ UN के बारे में, तो ये 1946 में स्टार्ट हुआ था विद द स्विस गवर्नमेंट एज फर्स्ट परमानेंट ऑब्जर्वर, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो। आपके बारे में बात आना चाहिए ISA एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सेक्रेटारिएट कहाँ है, गुरुग्राम में है। और ये लॉन्च कहाँ और किसके द्वारा हुआ था, लॉन्च हुआ था UNFCCC का जो पेरिस 2015 वाला COP21 था, उसमें हुआ था किसके द्वारा, इंडिया और फ्रांस के द्वारा, पता होना चाहिए आपको। चलो अभी तक सिग्नेटरी कितना है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए सिग्नेटरी कितना है और उसको कितना रेटिफाई कर दिया है, कौन कौन से मेंबर ने रेटिफाई कर दिया है। चलो रेलिवेंस वगैरह जो देखना है देख लो। उसके बाद इंडियन ओशन डायलॉग है, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, विजन से अगर ये सब पता होना चाहिए। चलो उसके बाद थर्ड इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग, फिर से ये मेंस पर्सपेक्टिव से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये कहाँ हुआ था है और किसके किसके बीच में हुआ है। देखो थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ है। कौन कौन से किसके बीच में, तो इंडिया और 5 सेंट्रल एशियन कंट्री, कौन कौन सा, कजाकिस्तान, ये किर्गिज रिपब्लिक, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये सब जो फंडास है वो सब क्या क्या इशू हुआ है ये सब देख लेना, मेंस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद ये मैप आपको सेंट्रल एशियन का बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कजाकिस्तान कहाँ है, उज्बेकिस्तान कहाँ है, किर्गिस्तान कहाँ है, तो तजिकिस्तान कहाँ है, और इससे कौन कौन सा बॉर्डरिंग कंट्री है। यहाँ पे कैस्पियन सी का आपको लोकेशन पता होना चाहिए, कैस्पियन सी कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर करता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ का लोकेशन पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए अपने। चलो उसके बाद इंडिया और श्रीलंका का फिशरीज डिस्प्यूट्स, यहाँ पे डिस्प्यूट्स चलते रहता है थोड़ा बहुत, तो आपको कच्छा तेबू ये एक तरह का जो एरिया है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लोकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जाफना कहाँ है, पाक स्टेट कहाँ है, रामेश्वरम कहाँ है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है कि जो इजिप्ट है वो 4th न्यू मेंबर बन जाए, एडमिट हो गया है NDB में। इजिप्ट इज़ द 4th न्यू मेंबर एडमिटेड इनटू NDB आफ्टर बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड उरुग्वे। ये जो 3 कंट्री के बाद चौथा कंट्री कौन न्यूली एडमिट हुआ है, तो इजिप्ट, ये पता होना चाहिए। अच्छा NDB का जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संघाई में हेडक्वार्टर है, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2015 में, किसके द्वारा, बाय ब्रिक्स नेशन के द्वारा। चलो ठीक है, ये सब देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है, ठीक है, किसके किसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपका ऑपरेशन देवी शक्ति, ये ऑपरेशन देवी शक्ति किसके से रिलेटेड है, इट इज़ अ रेस्क्यू ऑपरेशन बीइंग कंडक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान सिंस द तालिबान टेक ओवर। चलो ठीक है, ओके, फिर क्लास को हम लोग ओवर करते हैं अभी। चलो।